हेलो छात्रों, मित्रों, दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखिए प्यारे छात्रों, आज हम स्टार्ट करते हैं साइंस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण टिप्स। देखो, हम आपको आज महत्वपूर्ण टिप्स ऐसे से बताते हैं जिन टिप्स को आप याद करने के बाद में, जिनके आधार पर आप तैयारी करने के बाद में एग्जाम में आप बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं साइंस के महत्वपूर्ण टिप्स जो सभी छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट है, खास तौर से 9th क्लास के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे उनके पास लेसन दिया हुआ है, सबसे पहला लेसन उनके पास है मोशन, यानी कि गति। मोशन यानी कि गति। जो सबसे पहला लेसन उनके पास दिया है वो है गति। गति करना यानी कि चलना, फिरना, दौड़ना, भागना। गति की क्या डेफिनेशन है प्यारे बच्चों? किसी स्थिति के सापेक्ष इधर उधर हिलना या इधर उधर कंपन करना गति कहलाता है। अब देखो, गति में इसी लेसन के अंतर्गत आपके स्टार्ट होता है दूरी, डिस्टेंस। महत्वपूर्ण दूरी, डिस्टेंस बोलते हैं। मैं आपको महत्वपूर्ण टॉपिकों पर नजर डालूंगा ताकि आपको परीक्षा में दिक्कत ना हो, आप उन टॉपिकों को बढ़िया तरीके से अपने तैयार कर लें। सभी टॉपिकों की हमने एक सेपरेट वीडियो अलग अलग बना रखी है प्यारे छात्रों। आप प्ले लिस्ट में जाकर के वहां पर देख सकते हैं, लिखित रूप में देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ सब चीज़ों को। देखो, दूरी जिसे बोलते हैं डिस्टेंस। क्या होती है दूरी? व्हाट इज डिस्टेंस? किसी वस्तु के द्वारा तय किया गया रास्ता। जैसे मान लो कोई वस्तु यहाँ पे है और वो रास्ता ऐसे तय करके यहाँ पे पहुंचती है, अर्थात किसी वस्तु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक तय किया गया रास्ता उस वस्तु के द्वारा चली गई दूरी कहलाता है, डिस्टेंस कहलाती है। अब दूरी जो है वो सरल रेखा में भी हो सकती है, जिसे बोलते हैं सरल रेखीय गति। दूरी यानी कि जो सरल रेखा में चलता है और जो वक्राकार घूमता है। एक गोलाकार होती है ऐसे, वक्राकार में होगी इसकी गति, चली गई दूरी। उसके बाद में कोई वस्तु ऐसी है जो एक जगह इकट्ठे से घूमती है, जैसे पंखा घूमता है, घूर्णनीय गति कहलाती है। तो ये सब दूरी के अंतर्गत आता है। तो ये कहलाता है प्यारे छात्रों डिस्टेंस, दूरी। दूरी का यूनिट मात्रक क्या है? मीटर। वैसे तो दूरी की लंबाई भी बोलते हैं, लंबाई के बहुत सारे मात्रक है छोटे बड़े, लेकिन मेन मात्रक जो है जिसका हम ज्यादातर यूज करते हैं वह है मीटर। सेंटीमीटर छोटा मात्रक है, किलोमीटर बड़ा मात्रक है, उससे भी बड़े बहुत सारे मात्रक है, मील है, प्रकाश वर्ष है, लेकिन यहाँ पे यूज करते हैं मीटर का। मीटर या सेमी का प्रयोग करते हैं। तो आपने याद रखना है, ये हो गया दूरी। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा चलता है विस्थापन। विस्थापन जिसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन देखो, दूरी जो है जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर चलकर जाता है तो उसके द्वारा चला गया जो रास्ता है वो दूरी कहलाता है। वो सीधा भी हो सकता है, वो घूम फिर कर टेढ़ा मेढ़ा जाए वो भी हो सकता है। लेकिन विस्थापन जिसे बोलते हैं दो बिंदुओं के बीच का अंतर। किसी वस्तु द्वारा एक स्थान से किसी एक दिशा में, समझो, किसी वस्तु द्वारा एक स्थान से किसी एक दिशा में चली गई दूरी उस वस्तु का विस्थापन कहलाता है। जैसे मान लो एक वस्तु है, यहां से शुरू होती है, मान लो ये घर है, मान लो ये घर है, यहां से कोई वस्तु शुरू होती है। अब घर से चलने के बाद वो वस्तु गई स्कूल में। मान लो आप ही हो, आप घर से चल के स्कूल में गए, यहाँ पे आपका स्कूल है। आप यहां से चल के फिर बाजार गए, ये बाजार है। देखो, ये जो तय किया गया रास्ता है ये कहलाती है आपकी दूरी। लेकिन जिस बिंदु से आप चले और जिस बिंदु तक आप पहुंचे ये कहलाता है आपका विस्थापन। विस्थापन और दूरी का मात्रक एक ही है, मीटर। अब चलता है हमारा टॉपिक चाल। चाल चाल का सूत्र है दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या परिभाषा है? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं।
किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। देखो दूरी का मात्रक है मीटर और समय का मात्रक है सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक हो गया यूनिट। चाल की यूनिट होगी मीटर प्रति सेकंड। अगला टॉपिक चलता है त्वरण। देखो त्वरण, त्वरण किसे कहते हैं प्यारे छात्रों? त्वरण का मतलब है किसी वस्तु के चाल में प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि या कमी को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। जैसे मान लो कोई वस्तु चली जा रही, आप मान लो कोई गाड़ी लेकर के सड़क पर चले जा रहे हैं, सड़क साफ सुथरी है, आगे कोई वाहन कुछ नहीं है, तो आपके मन में आया कि हम अपनी स्पीड को बढ़ा लें। लेकिन अगर मान लो आगे अचानक कोई आ गया तो आप ब्रेक मार करके अपनी स्पीड को कम कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपके द्वारा प्रति सेकंड जो कमी और वृद्धि है उसे बोलते हैं प्यारे छात्रों त्वरण। प्रति सेकंड चाल में होने वाली वृद्धि या कमी को त्वरण बोलते हैं। त्वरण दो प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। अगर आप चाल में वृद्धि कर रहे, चाल आपकी बढ़ रही, तो त्वरण कहलाता है धनात्मक। अगर चाल आपकी कम हो रही तो त्वरण कहलाता है आपका ऋणात्मक, माइनस में। त्वरण मानते हैं एक्सीलरेशंस ए बराबर, त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय। त्वरण बराबर है वेग परिवर्तन बटे समय। जब कोई वस्तु चलती है उसका प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का जो अंतर है उसे बोलते हैं वेग परिवर्तन, v माइनस यू और बटे टी समय। तो ये त्वरण का फार्मूला हो गया। इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड की घात 2। त्वरण का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड की घात 2। तो इस प्रकार से प्यारे छात्रों आपने ये परिभाषाएं याद करनी है, आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। इन्हीं परिभाषा के साथ साथ देखो हम आपको समझाते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि गति के कुछ समीकरण। गति के 3 समीकरण हमारे पास है, तीनों समीकरणों के बारे में हम आपको समझाते हैं। देखिए देखो प्यारे छात्रों, अब हम आपको समझाते हैं गति की समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन। इन समीकरण, ये समीकरण आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो 9th नई बड़ी क्लासों में जाकर के भी आपके बहुत काम आएंगी। प्यारे छात्रों आप इनकी हर गतिविधि को समझिए। देखो गति की पहली समीकरण हमारे पास है v बराबर u प्लस ए टी। ये हमारी गति की सबसे पहली समीकरण है, v बराबर u प्लस ए टी। अब आप इनमें समझिए कि v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है। पहले हम तीनों समीकरणों को लिखते हैं। दूसरी समीकरण हमारे पास है s बराबर ut प्लस 1/2 a t²। ये गति की दूसरी समीकरण है, s बराबर ut प्लस 1/2 a t²। गति की तीसरी समीकरण हमारे पास है v² बराबर u² प्लस 2as। ये 3 समीकरण है गति की। तो प्यारे छात्रों आप इनको याद करना। देखो इसमें क्या क्या है आपके पास, v क्या है, v सबसे पहले हमारा है u हमारे पास प्रारंभिक वेग, u है प्रारंभिक वेग जब गति स्टार्ट होती है। v हमारा है अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, v है अंतिम वेग, s चली गई दूरी, t समय, a वस्तु का त्वरण। तो ये सब चीजें दी हुई है प्यारे छात्रों, आपको जो है इन्हें बढ़िया तरीके से याद करना है। देखो गति की 3 समीकरण है। पहली है v बराबर u प्लस ए टी जो आपके पास लिखी हुई है। दूसरी है s बराबर u t प्लस 1/2 a t²। तीसरी है v² बराबर u² प्लस 2as। तो आपने जो है इन समीकरणों को याद करना है। इन समीकरणों को ध्यान देना है कि इन समीकरणों में v क्या है, किसी वस्तु का अंतिम वेग, u क्या है, किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग, s क्या है, वस्तु द्वारा चली गई दूरी, t क्या है, चली गई दूरी चलने में लिया गया समय, a क्या है, वस्तु का त्वरण। तो इस तरीके से जो है हम इन समीकरणों को पहले छात्रों याद करते हैं।
अब इन समीकरणों का देखो निगमन करते हैं। निगमन के बारे में जो है हमने बहुत सेपरेट अलग अलग वीडियो बनाई हुई है प्यारे छात्रों, तो आप वहां जाकर के इनका निगमन देख सकते हैं। अब मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। देखो जैसे पहली समीकरण हमारे पास दी हुई है, पहली समीकरण में आपको सूत्र याद करना है त्वरण। ये पहली समीकरण है त्वरण बराबर हो गया आपके पास v माइनस यू बटा टी, यानी कि a बराबर v माइनस यू बटा टी। ये आपकी पहली समीकरण है, a बराबर v माइनस यू बटा टी। ये त्वरण का सूत्र है प्यारे छात्रों। इस त्वरण के सूत्र के आधार पर हम पहली समीकरण हल करते हैं। देखो समीकरणों को हल करने से पहले इनके बारे में कुछ लिखना है, वो हमने आपको पहली वीडियो में समझा रखा। आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर के साइंस की जो वीडियो है वहां जाकर के शुरू से सभी को कंप्लीट देख सकते हैं। आप कंप्लीट वहां से याद कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में ट्रिक्स दे रहा हूँ ताकि आपको इन टॉपिकों को जल्दी कवर कर सके, ताकि ये टॉपिक आप जल्दी कवर हो सके। अब देखिए, अब आपकी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एक इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा आपके पास v माइनस यू बराबर ए टी। यू को आप इधर लीजिए, ये हो गया v बराबर u प्लस ए टी। तो इस प्रकार से जो है ये आपकी गति की पहली समीकरण का निगमन हो गया। गति की पहली समीकरण आपकी असिद्ध होगी। इसके लिए जो है आपको त्वरण का फार्मूला याद रखना है प्यारे छात्रों। अगर त्वरण का फार्मूला आपको याद है तो ये गति की आपकी पहली समीकरण हो गई। अब देखिए इसी प्रकार से गति की दूरी समीकरण को हम बताते हैं, शॉर्ट में बताते हैं आपको। गति की दूरी समीकरण देखो, गति की दूरी समीकरण के लिए हमें पहली समीकरण का ही सहारा लेना है। पहली समीकरण के आधार पर ही हम गति की दूरी समीकरण को सिद्ध कर सकते हैं। देखिए किसी वस्तु का बाद का वेग और पहला वेग, ये आपको ध्यान रखना है। जब कोई वस्तु चलती है, 1 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा, 1 सेकंड पहले उसका वेग क्या होगा, 2 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा, 2 सेकंड पहले उसका वेग क्या होगा। देखो जो वेग हमें निकालना है बाद का, तो उसकी वृद्धि होगी, समीकरण प्लस में रहेंगी। अगर पहला निकालना है तो कमी होगी, समीकरण माइनस में होगी, क्योंकि उसका त्वरण, उसका वेग पहला निकालना है। तो प्यारे छात्रों जैसे हम स्टार्ट करते हैं समीकरण नंबर 1 में, अगर हमारे पास t बराबर 1 सेकंड दिया गया हो तो v बराबर हमारे पास क्या होगा, u प्लस a। ये जब है, जब कोई वस्तु 1 सेकंड बाद, यानी कि वस्तु का 1 सेकंड के बाद वेग क्या होगा। अब 1 सेकंड पहला यानी कि वो माइनस में होगा। अगर 1 सेकंड पहला हो तो v बराबर हो जाएगा u माइनस a। 1 सेकंड पहला u बराबर ये होगा v माइनस a, यानी कि 1 सेकंड पहला वो प्रारंभिक था, 1 सेकंड बाद का वो अंतिम था। तो जो 1 सेकंड बाद का v बराबर हो गया u प्लस a, जो 1 सेकंड पहला है वो प्रारंभिक हो गया u बराबर v माइनस a। ऐसे ही हम 2 सेकंड का निकालते हैं, 3 का निकालते हैं, तो अगर इनको टोटल करते हैं, औसत वेग हम निकाल लें इसका, औसत वेग हमारे पास क्या हो गया, देखो ये हो गया हमारे पास, दोनों को जोड़ दो, u प्लस a प्लस v माइनस a और बटा 2। देखो a से a कट गया, ये आ गया आपके पास u प्लस v बटा 2। तो इस तरीके से जो है हमारा औसत वेग निकलता है। तो प्यारे छात्रों गति की पहली समीकरण का यूज करना है दूरी समीकरण को सिद्ध करने के लिए। पहली समीकरण का ध्यान रखना है आपने। देखो पहली समीकरण में आप यहाँ 1 रख देंगे t की जगह, तो ये हो जाएगा हमारे पास v बराबर u प्लस a, माइनस का 1 रख देंगे, u बराबर v माइनस a हो गया। देखो u बराबर यानी कि वो 1 सेकंड पहला है, 1 सेकंड पहले का मतलब जो उसने स्टार्ट किया था तो प्रारंभिक वेग था, 1 सेकंड बाद का मतलब जो उसने समाप्त किया तो वो अंतिम वेग है। तो प्यारे छात्रों इस तरीके से आपने इसको याद रखना है। अब देखिए इसमें आगे बढ़ते ही हमारा आ गया औसत वेग। अगर हम इसी प्रकार से 2 सेकंड का, 3 सेकंड का, 4 सेकंड का निकालते हैं तो हमारा बार बार औसत वेग यही आएगा, ये हमारा बार बार औसत वेग यही आएगा। तो सूत्र हमारे पास क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय। सूत्र है देखिए, वेग बराबर
चाल या वेग बराबर दूरी बटे समय। ये दिया हुआ है, हमें निकालनी है दूरी, यानी कि दूरी बराबर हो गया वेग गुणा समय। वेग गुणा समय, तो दूरी बराबर वेग गुणा समय। तो यहां से आने के बाद में बस समझो कि आपका सवाल हल हो गया, आपका समीकरण निगमन हो गया। देखिए दूरी हमारी है एस, वेग हमारा ये औसत वेग u प्लस वी और बटे 2 और गुणा समय हमारा है t। अब देखिए इसके अंदर गुणा कर लीजिए, ये हो गया u t प्लस v t। अभी t की मल्टीप्लाई नहीं करते, वैल्यू रखते हैं। देखो v का मान रखते हैं, v का मान हमारे पास दिया है v बराबर u प्लस ए टी। यहाँ v का मान रख दीजिए, इस जगह पर हम v का मान रखते हैं। v बराबर u प्लस ए टी होगा आपके पास u प्लस ए टी और बटा पूरे का 2 और गुणा t। तो इस प्रकार से जो है समीकरण एक का हम यहाँ पर मान रखते हैं। देखिए देखो ये आगे आपके पास u प्लस ए टी आपके पास v का मान है, यहाँ से रख दिया v का मान समीकरण 1 से। अब इसको जोड़िए, u प्लस u आपका हो गया 2u प्लस ए टी और बटे 2 और गुणा t। अब देखो इस t के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। चलो यहाँ देख लेते हैं इधर, तो ये हो गया s बराबर 2ut प्लस ए टी स्क्वायर और बटे 2। देखो इस टी की जो है अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इसमें। अब ये 2 जो है दोनों का अलग अलग बटा कर दो, तो एस बराबर आपके पास हो गया 2ut बटा 2 और प्लस 1 बटा 2 ए टी स्क्वायर। तो ये 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, तो ये आपकी आ गई समीकरण नंबर 2 ut प्लस 1 बटा 2 ए टी की घात 2। तो इस तरीके से जो है प्यारे छात्रों आपने जो है समीकरण नंबर 2 का निगमन करना है। अब देखिए हमारी आ गई समीकरण नंबर 2। अब हम स्टार्ट करते हैं समीकरण नंबर 3। अब 3 देखिए आप, देखो समीकरण नंबर 3 हमारे लिखे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। हमें इसको जो है इसका भी निगमन करना है। देखो समीकरण नंबर 1 से लीजिए आप, v बराबर u प्लस ए टी। समीकरण 1 में दिया हुआ है v बराबर u प्लस ए टी। आप इस समीकरण से हल करते हैं, इसका दोनों ओर का वर्ग करिए, स्क्वायर करिए। दोनों ओर का वर्ग करने पर क्या हो गया प्यारे छात्रों, ये हो गया आपके पास v का वर्ग और ये हो गया आपके पास u प्लस ए टी इस पूरे का होल स्क्वायर। अब आपके पास सूत्र है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है। आपने जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद करना है। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है प्यारे छात्रों, देखो ये सूत्र है आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। ये सूत्र है, आपको जो है इस फॉर्मूले का यूज करते हुए इसे खोलना है। इस पूरे पद को मान लो आप a, इसको मान लो आप b। देखो जब इसको a मानते हैं तो ये हो गया हमारे पास u का वर्ग और प्लस देखिए हमारे पास हो गया u का वर्ग प्लस, अब इसे खोलिए a t इस पूरे का होल स्क्वायर और प्लस 2 गुणा पहला पद आपके पास u और गुणा पद आपके पास है ए टी। तो इस तरीके से जो है हम खोलते, देखो a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। अभी जो 2ab वाला पद है इसे प्यारे छात्रों हम बीच में लिखते हैं,
ये हो गया आपके पास u का वर्ग प्लस 2uat और प्लस ये लास्ट में लिखते हैं a स्क्वायर और t स्क्वायर। और देखो ये आपके पास खुलने के बाद में आ गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इस तरीके से जो है आपको फार्मूले को याद रखना है। अगर आपके फार्मूला याद है तो बड़ा सिंपल होगा आपके लिए। अब देखो इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं u स्क्वायर प्लस 2uat प्लस यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया a स्क्वायर t स्क्वायर और बटा 2 से इसको भाग करते हैं। अब देखो ये हो गया आपके पास u स्क्वायर प्लस इन दोनों में से जो है प्यारे छात्रों 2a कॉमन लेते हैं। जब 2a कॉमन लेंगे तो ये बच गया हमारे पास ut प्लस 1/2 a t स्क्वायर। देखो ये आ गया, जब हमारे पास क्लियर हो गया। अब ये जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से भाग करने के बाद में हमारे पास 2a कॉमन आ गया। जब 2a कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास बचता है ut प्लस 1/2 a t स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि ये जो समीकरण हमारी है प्यारे छात्रों, ये समीकरण नंबर 2 हमारे पास है, s बराबर ut प्लस 1/2 a t स्क्वायर। तो इसकी जगह जो है हम s का मान रख सकते हैं। तो ये समीकरण नंबर 3 हमारी होगी v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a, इसकी जगह हम रख दिया s। तो इस तरीके से जो है ये हमारी समीकरण नंबर 3 का निगमन होता है। आप जो है इनको ध्यान से करें, इन परिभाषाओं को पढ़ें तो आपको जो है ये सभी समीकरण समझ में आ जाएंगे अगर आप ध्यान से पढ़ते रहेंगे। देखो शॉर्ट में जो है अगली वीडियो में जो है हम आपको इनके ऊपर न्यूमेरिकल भी समझाएंगे, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट में लेसन पर नजर डालते हैं। लेसन नंबर 2 हमारा है बल। बल को बोलते हैं फोर्स, बल। जिसे लिखते हैं F, बल F। तो ये हमारा आ गया बल F। बल क्या होता है पहले छात्रों, देखो बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है। तो जैसे मान लिया आपके पास बल बराबर क्या हो गया, F बराबर, सूत्र आपको याद करना है ma। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, देखो बल की डेफिनेशन हमारे पास होगी सूत्र के हिसाब से होगी। पहली डेफिनेशन क्या है कि बल जो है वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है। मान लो कोई पुस्तक रखी है, आपने उठाकर दूसरी जगह रख दी। मान लो कोई साइकिल खड़ी है, आपने चलाकर दूसरी जगह खड़ी कर दी। यानी कि उस वस्तु की स्थिति में आपने जो परिवर्तन किया, उस परिवर्तन होने का जो कारण है जिसने उसमें परिवर्तन किया, उसे बोलते हैं बल, फोर्स। तो ये सूत्र है इसका, F बराबर ma। इसके अनुसार परिभाषा क्या हुई प्यारे छात्रों, किसी वस्तु पर लगने वाला बल m बोलते हैं द्रव्यमान, उस वस्तु के द्रव्यमान, और उसमें उत्पन्न a बोलते हैं त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। देखो F बराबर ma, वस्तु में उत्पन्न द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये हो गया आपके पास इसका सूत्र। मात्रक इसका क्या होगा, देखो m का मात्रक होता है किलोग्राम गुणा a का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड की घात 2। तो मात्रक आपके पास क्या हो गया, इसका ऐसा ही मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड की घात 2। या एक दूसरा मात्रक इसका है जिसने इसको बनाया न्यूटन। न्यूटन एक साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक होया, उसने इनके बारे में परिभाषाएं दी, खोज करी, तो उसी के नाम पे इसका मात्रक रख दिया न्यूटन। तो यह तो आप याद रखिए, ये तो ऐसा ही मात्रक है इसका, ऐसा ही पद्धति में मात्रक है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड की घात 2, या फिर आपका मात्रक हो गया सीधा न्यूटन। तो ये बल है, बल तथा गति के नियम। तो इसके आधार पर जो है न्यूटन ने 3 प्रकार के नियम दिए जिन्हें हम न्यूटन के गति के नियम बोलते हैं। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है प्यारे बच्चों जिसका नाम है जड़त्व।
जड़त्व क्या होता है? जड़त्व, देखो जड़त्व जो है वह कारण है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है, उसे बोलते हैं जड़त्व। जो उसमें परिवर्तन होगा उसका विरोध करता है, उसे बोलते हैं जड़त्व। तो इसकी जो है आपने परिभाषाएं याद रखनी है। अब देखो इसमें गति का जड़त्व, विराम का जड़त्व, दो प्रकार का जड़त्व है। अब चलती है हमारे पास न्यूटन के गति के नियम की पहली परिभाषा क्या है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या है? फर्स्ट नियम क्या है? प्रथम नियम। न्यूटन की गति का प्रथम नियम, देखो प्रथम नियम क्या है? यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहेगी, यदि कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहेगी, जब तक बाहर से उस पर कोई बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं करते। समझे प्यारे छात्रों? देखो ये न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। किसी वस्तु पर यानी कि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक बाहर से उस पर कोई बल नहीं लगाते। अर्थात यदि कोई वस्तु गति में है तो गतिमान रहेगी, विराम में है तो विराम में रहेगी, जब तक बाहर से कोई बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं करते। तो ये कहलाता है आपके पास। अब देखिए जैसे एक बुक रखी है आपके पास, मान लो यह बुक रखी है हमारे पास। इस बुक को जो है हमने एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रख दिया। तो ये जो बुक हमारे पास रखी प्यारे छात्रों, इस बुक को जो है हमने एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रख दिया, इसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया। तो ये कहलाता है आपके पास गति का प्रथम नियम, न्यूटन की गति का प्रथम नियम। मान लो कोई पेड़ है, आपने जोर से हिला दिया, ऐसे हिला दिया, तो पेड़ के पत्ते जो है, सूखे पत्ते जो टूट कर नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि उनकी स्थिति में परिवर्तन हो गया। क्यों गिर रहे? क्यों? क्योंकि जब आपने पेड़ को हिलाया तो पेड़ जो है जोर से गति में हो गया और पत्ते जो है वे स्थिर हैं। जब तक दोनों की गति एक समान हो तब तक वे टूट कर नीचे गिर गए। तो ये आपके पास है न्यूटन की गति का प्रथम नियम। इसी प्रकार से न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है प्यारे छात्रों, वो इस नियम के ऊपर आधारित है, F बराबर ma। देखो आपने याद रखना है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम जो है, सेकंड नियम जो है वो आपका ये बल के ऊपर ही आधारित है, F बराबर ma। किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। देखो इसका आपको उदाहरण समझाते हैं। यह नियम दूसरा नियम F बराबर ma, हम आपको इसका दूसरा कोई उदाहरण समझाते हैं। जैसे मान लिया आप क्रिकेट मैच खेल ले, जब गेंद आती है तो खिलाड़ी जो है उसको पकड़ता है, लेकिन वो अपने हाथों को पीछे खींच लेता है, क्योंकि उसकी गति को देखता है। गेंद की गति बहुत तेज है, अगर वो डायरेक्ट पकड़ता है तो प्यारे छात्र उसके हाथों में चोट लग सकती है। अगर वो पकड़ने के बाद धीरे से पीछे करता है तो उसके हाथों में चोट नहीं लगेगी। यानी कि उसके मूवमेंट को देखता है, उसके गति को देखता है कि वो कितनी तेज है, उसी के अनुसार वो कार्य करता है। अब इसी प्रकार से न्यूटन की गति का तीसरा नियम जो है आपके पास, वह है प्यारे छात्रों क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जिसे बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन। देखो जब एक्शन होगा तो रिएक्शन भी होगा, जब क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया भी जरूर होगी। जैसे आपने किसी वस्तु पर बल लगाया, दूसरी वस्तु भी आपको उतना ही बल लगाती है, इसे बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यानी कि यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना ही बल उस वस्तु पर लगाती है, इसे बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। एक्शन रिएक्शन, जैसे मान लो आप घोड़ा जो है जब गाड़ी को खींच रहा तो वो बल आगे को लगाएगा, और जो गाड़ी है वो बल पीछे को लगा रही, तो घोड़े द्वारा गाड़ी का खींचना यानी कि दोनों के दोनों प्रतिक्रिया बल हो गया। वो घोड़ा आगे को बल लगा रहा, गाड़ी पीछे को बल लगा रही, तो इस तरीके से उनका जो है एक्शन और रिएक्शन दोनों साथ साथ हो रहे। तो ऐसे उदाहरणों को बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। मान लो कि आप अगर किसी के साथ लड़ते हैं तो प्यारे छात्रों अगला भी आपके साथ लड़ेगा। अगर आप किसी को अच्छा दोगे तो अच्छा आपको देगा,
अगर आप बुरा बर्ताव करोगे तो बुरा बर्ताव आपको मिलेगा, एक्शन रिएक्शन जरूर होगा। तो इसे बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो इसमें जो है प्यारे छात्रों आपको इन चीजों को याद करना है। इसमें चलता है घर्षण बल, घर्षण बल। घर्षण बल क्या होता है प्यारे छात्रों, घर्षण बल वो है जो किसी वस्तु के उसके कारण का या किसी वस्तु के सिस्टम का विरोध करता है। जब कोई वस्तु चलती है, जब किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करते हैं तो उसका विरोध करता है, तो कहलाता है घर्षण बल। घर्षण बल के कारण ही संसार की सभी वस्तुएं स्थिर है प्यारे छात्रों। घर्षण बल का होना बहुत जरूरी है। कम है अनुकूल है तो सही है, अगर ज्यादा है तो हानिकारक भी है। जैसे आपने देखा होगा हमारी मशीनरी है, गाड़ियां हैं, अगर मान लो इनमें घर्षण बल बिल्कुल ना हो तो ये चलेंगे नहीं, स्थिर नहीं होंगी, आप संभाल नहीं पाओगे, संतुलन नहीं बना पाओगे। एक छात्र जब सड़क पर चलता है, अगर पृथ्वी का और उसका बीच में घर्षण बल न हो तो वो साथ संतुलन में नहीं रह सकता, नहीं चल सकता। तो इस तरीके से जो है घर्षण बल का होना बहुत जरूरी भी है, ये हमारे लिए लाभदायक भी है। संसार की सभी वस्तुएं जो खड़ी हुई हैं सारी की सारी घर्षण बल के कारण स्थिर खड़ी हैं। मान लो एक पंखा है, पंखा चलता है, उसमें बैरिंग जब घस जाएंगे तो उसमें घर्षण बल ज़्यादा हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। अगर आप उसमें तेल डालते हैं तो घर्षण बल कम रहेगा। जैसे मान लो आप साइकिल से चले जा रहे हैं प्यारे छात्रों, और कहीं अगर मान रास्ते में कीचड़ आ गया, अगर आप वहां तेजी से निकलोगे तो आप पिछल कर नीचे गिर सकते हो। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे पृथ्वी के और आपके बीच का घर्षण समाप्त हो गया। तो प्यारे छात्रों इस तरीके से जो है आपने अपने टॉपिक को तैयार करना है। और एक टॉपिक और छोटा था जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, गुरुत्वाकर्षण बल, जो लेसन नंबर 3 के अंतर्गत आता है, जिसे बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल एफ। ये आपका गुरुत्वाकर्षण बल, ये कहलाता है गुरुत्वाकर्षण बल एफ। देखो गुरुत्वाकर्षण बल एफ क्या होगा, आपके पास दिया हुआ है दो पिंड, एक पिंड आपके पास, एक पिंड आपके पास। इन पिंडों के जो बीच की दूरी है वो है r, इसका द्रव्यमान मान लिया m1, इसका द्रव्यमान मान लिया m2। एक पिंड है जिसका द्रव्यमान m1, दूसरे का m2। परिभाषा बहुत लंबी है प्यारे बच्चों, लेकिन शॉर्ट में बताता हूँ आपको। दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण, लगने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि हो गया आपके पास F अनुक्रमानुपाती m1 और m2। दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी, जो बीच की दूरी दी है इसे मानते हैं r, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है, यानी कि F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। तो इन दोनों को मिलाने के बाद प्यारे छात्रों ये गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला बनता है F बराबर, ये हो गया G, F समानुपाती m1 m2 और बटे r²। ये समानुपाती का निशान हटाइए, F बराबर G m1 m2 और बटे r²। तो इस तरीके से ये आपका हो गया न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला। तो प्यारे छात्रों आपको जो है इन्हें याद करना है, इनके मात्रकों को याद करना है, इनके आधार पर इनकी परिभाषा याद करनी है, इनके सूत्रों को याद करना है, तभी आप सही तरीके से बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। तो ये महत्वपूर्ण टिप्स थी आपके लिए प्यारे छात्रों। इन परिभाषाओं को, इनके ऊपर आधारित मात्रकों को और न्यूमेरिकल को आप ध्यान से याद करें ताकि एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो प्यारे छात्रों अंत में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को तथा कमेंट करें और अपने एग्जाम की अच्छे से अच्छे तैयारी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
देखो इसी क्रम में जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको, जब भी साइंस की वीडियो आपके पास पहुंचेगी, इनके ऊपर आधारित जो है हम बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको समझाएंगे, इससे अगले लेसन आपको समझाएंगे। तो प्यारे छात्रों अपनी तैयारी बढ़िया से करते रहना ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नमस्कार, आप सबको नमस्कार, धन्यवाद।